Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 जो कि लास्ट टॉपिक है आपके पास, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप बात करेंगे, ये टॉपिक हमने थर्ड पार्ट में इसलिए भी लिया है डियर, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज होंगे वो आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, तो उनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑलरेडी 6 टॉपिक आपके साथ 6 टर्म्स जो हैं जो नेशनल इनकम में इस्तेमाल होंगी वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास 7th टर्म है डियर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट डज इन्वेस्टमेंट हियर मींस? हियर इन्वेस्टमेंट मींस द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। जैसे एक बिजनेस के अंदर एसेट होती है, फिक्स एसेट होती है, उन पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो डेप्रिसिएशन लगने से पहले वो ग्रॉस होती है और डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो नेट हो जाती है। बिल्कुल सेम चीज यहां पर है डियर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। डेप्रिसिएशन का एक और नाम है, वो भी याद रखिएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए, ये नोट्स अब आपको हमारी साइट पर जो है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज हमने नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप जो समझ रहे हैं साथ साथ उसके नोट्स भी ले सके, राइट। और हमने इसी तरीके से नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोग फटाफट से लर्निंग काम जो है वो कर सकें। बुक में से जरूर रीड करिए पूरा का पूरा और उसके बाद आप इन नोट्स को देखिए ताकि आप लोगों को आसानी हो, ताकि आप रिवाइज कर सके एग्जाम टाइम में। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है डियर? किसी भी कंट्री के अंदर जो टोटल कैपिटल स्टॉक होता है, जिसमें आप कह सकते हो रोड, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, जितनी भी एसेट्स हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, उन एसेट्स में हर साल एंड में उनमें भी क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगेगा, उनकी वैल्यू गिर जाएगी। तो जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी टोटल एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो न्यूमेरिकल्स में ये इस्तेमाल होगा आपके पास, तो आपने याद रखना है। और नेट से अगर आपको ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन? किसी भी एसेट्स के बीच में आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाकर अगर आप अपनी कार भी ले लेते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन क्यों होगा? यानी अगर आप कार 5 लाख की लाए हैं और वो 5 लाख रुपए की नहीं बिक रही, तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? टूट फूट हो गई, मान लीजिए आपने गाड़ी ली और बाहर निकलते ही जो है उसके एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें टूट फूट हो जाती है और आप उसे पूरा रिपेयर वगैरह भी करा लेते हैं। बट क्या आपको लगता है कि एक बार टूट फूट हो जाने पर वो 1 महीने बाद भी अगर आप उस कार को बेचेंगे तो 5 लाख की नहीं बिकेगी, उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। तो टूट फूट हो जाना, ठीक है, या फिर टाइम के हिसाब से मॉडल जो है पुराना हो जाता है गाड़ी का, तो उस हिसाब से भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। या फिर टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाना, ऑब्सोलिसेंस। जैसे अगर आप फोनों की बात करेंगे डियर, तो फोन्स में जो है डेप्रिसिएशन, अब देखिए बिल्कुल नया फोन है, बॉक्स भी आपके पास है, 2 दिन बाद भी आप जिससे आपने फोन खरीदा उसे वापस देने जाएंगे तो वो आपको 20,000 रुपए के फोन के 20,000 रुपए वापस नहीं देगा। रीजन क्या है? रोज नई टेक्नोलॉजी के, रोज नए फीचर के फोन आ जाते हैं मार्केट के अंदर। तो जो शॉपकीपर होता है उसने बड़ी मुश्किल से वो मॉडल निकाला, वो चीज निकाली और आप फिर उसको बेचने आ गए, तो वो क्यों परचेज करेगा? या फिर कोई भी और कस्टमर है, उसको एक नए मॉडल की तलाश होगी रादर देन, एक नए फीचर वाले फोन की तलाश होगी रादर देन 1 महीना पुराने फोन की। 1 महीना पुराना हो जाना मतलब टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी एडवांसमेंट आ जाती है फोन्स की अगर आप बात करेंगे, तो इस वजह से भी एसेट्स की वैल्यू जो हो जाती है वो गिर जाती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि बच्चे इसके रीजंस नहीं बता पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेप्रिसिएशन, हाँ ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू डाउन होना, रीजन पूछा जाए तो बोल नहीं पाते। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर ज्यादा टारगेट कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिए कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके अलावा अगर आप बुक में देखेंगे डियर, तो वहां पर डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में भी डिफरेंस बता रखा है। ये दोनों ही बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से? देखिए, डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, मतलब कि जैसे जैसे आप उसे यूज करते रहते हैं, यूज भी लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन का कारण। किसी भी चीज को आप यूज करेंगे तो वो उतनी वैल्यू की थोड़ा रह जाएगी जितनी कि आप परचेज करके लाए थे। अगर आपने फोन को 1 साल इस्तेमाल करा, चाहे आपने बिल्कुल उसको स्क्रीन गार्ड लगाकर, कवर लगा के बिल्कुल सेफ रख रखा है, बॉक्स आपके पास है, स्टिल ठीक है, फोन में तो आप टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड बोलते हैं, लेकिन फिर भी हर एक चीज की वैल्यू फॉल होती होती है। इवन आप चेयर टेबल घर में लेकर आए, ठीक है ना, आपने कोई उस पर मार्क नहीं लगने दिया, कोई भी चीज नहीं है, स्टिल आपके पास वो जो टेबल और चेयर हैं वो उतने के नहीं सेल होंगे जितने के आप उसे परचेज करके लाए। तो एक एक्सपेक्टेड होता है कि इतना तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट होगा। दैट फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर आपकी एसेट की वैल्यू लॉस हो जाए एकदम से, इसको समझने के लिए क्या चीज है, जैसे अगर हम रीजंस की बात करें तो डेप्रिसिएशन के कारण होते हैं टूट फूट हो जाना या ऑब्सोलिसेंस हो जाना, यानी टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाना। लेकिन अगर आपकी एसेट चोरी हो जाए या एक्सीडेंट्स के कारण वो खराब हो जाए, ठीक है, या बाढ़ आ जाए, इस तरीके के जो नुकसान है
एसेट्स को लेकर, वो आपके पास कैपिटल लॉस कहलाते हैं डियर। और एक और खास डिफरेंस होता है कि डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, यानी बिजनेसमैन तैयार रहता है कि डेप्रिसिएशन होगा, उसे पता है हर साल वैल्यू ऑफ एसेट जो है डिक्रीज होगी। लेकिन कैपिटल लॉस के लिए, यानी चोरी हो जाए या एक्सीडेंट के लिए या फ्लड आ जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए, उसकी वजह से जो नुकसान होता है उसके लिए कभी भी कोई प्रिपेयर नहीं रहता। आज भी अगर आप बात करेंगे तो आप मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करा के रखते हैं, बट ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं करा के रखते कि अर्थक्वेक आ गया और मेरा घर बर्बाद हो गया या फिर फ्लड आ गया, मेरे घर को कुछ हो गया तो क्या होगा। इस तरीके का कोई भी प्रोविजन आप लोग प्रिपेयर नहीं करते, राइट। तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से प्रोडक्शन पे कोई दिक्कत नहीं आती, प्रोडक्शन अपना स्मूथ चलता रहता है, हम तो सिर्फ एक अलग साइड पे डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। और अगर हम बात करें कैपिटल लॉस की, तो कैपिटल लॉस क्या हुआ कि अगर अर्थक्वेक आ गया, चोरी हो गई या कोई भी चीज एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ही हैम्पर हो जाती है, प्रोडक्शन ही नहीं कंटिन्यू हो पाएगी। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है, एक ऐसी चीज है, एक्सपेक्टेड खर्चा आप समझ सकते हो, जिसके लिए बिजनेस को पहले से तैयारी रखनी पड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि इतनी इतनी वैल्यू गिरती जाएगी। यानी अगर कोई मशीन 1 लाख रुपए की लाई गई, आप उस पर 8 घंटे लगातार उस मशीन को यूज करते हैं, तो क्या वो हर साल 1 लाख की रहती रहेगी? नहीं ना, वो धीरे धीरे यूज होने के बाद उसकी वैल्यू जो है डाउन होती रहेगी। और एक हो सकता है कि आप ये करते हो कि 50-50 हजार रुपए आपको लगता है हर साल इसकी वैल्यू डाउन होती रहती है, तो ये जो प्रोविजन बनाते हैं इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है डियर। तो डेप्रिसिएशन के लिए तो पहले से प्रिपरेशन होती है, लेकिन कैपिटल लॉस के लिए प्रिपरेशन नहीं होती। इसकी वजह से बिजनेस के प्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसकी वजह से प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, राइट। चलिए, ये हमारे पास हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में। उसके बाद डियर हमारे पास बात आती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सब वो टर्म्स हैं जो आपके आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो हम आपके साथ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसमें इस्तेमाल होंगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। पर मैम मुझे समझना है कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट इज सब्सिडी, क्योंकि मुझे इन टर्म्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करी जाए तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं डियर, या अगर मैं सिर्फ टैक्स ही पूछूं आपसे क्या होता है, तो टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है डियर? तो टैक्स वो कंपलसरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल और फर्म पे करती है गवर्नमेंट को, और ये एक यूनिलेटरल पेमेंट है। मतलब आपके पास चॉइस नहीं होती। अगर आपके पास इनकम है, आपने प्रॉफिट कमाया आपके बिजनेस में, ठीक है, या आप इनकम कमा रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। और यूनिलेटरल मींस क्या है कि अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो बदले में गवर्नमेंट कोई प्रॉमिस नहीं करती कि आपको ये करके ही देगी, रोड बना के ही देगी कि भाई आपका इतना टैक्स भरा है तो इतने टैक्स के बदले में हम ये करके देंगे। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट गिवन बाय फर्म एंड हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट, राइट। टैक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं डियर? जिस पर इंपोज करे जाते हैं वही पे करता है, जैसे इनकम टैक्स। अब मेरी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा तो मैं ही पे करूंगी, आप या कोई और पे नहीं करेगा। वेल्थ टैक्स यानी प्रॉपर्टी जिसके पास एक से ज्यादा घर है, एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स जो है, या प्रॉपर्टी टैक्स भी आपने सुना होगा, एमसीडी का टैक्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो जिसकी प्रॉपर्टी है वही टैक्स पे करेगा ना, पड़ोसी तो नहीं पे करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर इंपोज करा जाता है वही पे करता है। फिलहाल हम यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, हमें इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी गुड्स की सेल परचेज होती है, सर्विसेज की सेल परचेज पे जो टैक्स लिया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। व्हाई इट इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स? क्योंकि लगाया तो ये प्रोड्यूसर पर जाता है या मैन्युफैक्चरर पर जाता है, बट वो उस टैक्स को शिफ्ट कर देता है आप लोगों के ऊपर, यानी कस्टमर के ऊपर। तो इसीलिए उसका जो बर्डन है वो इनडायरेक्टली आपके पास चला जाता है, उसके पास नहीं रहता। जितने भी आप ये जीएसटी पे कर रहे हैं या इससे पहले जो वैट आप पे करते थे, तो ये लगाया जाता था मैन्युफैक्चरर पर या फिर सेलर पर, लेकिन वो ये शिफ्ट किस पे कर देता है? इंक्लूसिव प्राइस कर वो ये जो टैक्सेस है वो आप पे शिफ्ट कर देता है। दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और जो क्या कहते हैं सेलर्स होते हैं वो कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो कलेक्ट करके देते तो गवर्नमेंट को ही है, ठीक है। उन्हें कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना होता है क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट तो कर लेता है कस्टमर से, लेकिन उसके पास ये लाइबिलिटी के तौर पर होता है क्योंकि ये पैसे टैक्स की जो रिसीविंग है ये प्रोड्यूसर के नहीं होते, ये उसको पे करने हैं गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी अगर माइनस कर दी जाए, अब ये सब्सिडी क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हो गया गवर्नमेंट को मिलने वाला इनकम या फिर प्रोड्यूसर और सेलर का खर्चा। सब्सिडी क्या होती है डियर? सब्सिडी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मींस पैसे की टर्म्स में आपको हेल्प दी जाती है। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ कुछ ऐसी जगह पर या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या बैकवर्ड एरिया में आप अपनी इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपसे टैक्स कम ली जाती है। आपको पता है कि आपके घरों में जो एलपीजी गैस होती है वो सब्सिडाइज्ड होती है, पेट्रोल जो आपको मिलता है वो सब्सिडाइज्ड है। व्हाट इज सब्सिडी मींस?
सब्सिडी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है जो कि प्रोड्यूसर को पड़ता है, बट गवर्नमेंट कहती है कि तुम मेरे कस्टमर्स को यानी मेरे जो सिटीजन हैं उन्हें तुम 600 रुपए में पे करना, 400 रुपए हम पे करेंगे तुम्हें। तो यहां पर गवर्नमेंट ने 400 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रखी है हम हाउस होल्ड को, दैट इज सब्सिडी, राइट। पेट्रोल अगर मान लीजिए 70 रुपए पर लीटर प्रोड्यूसर को पड़ता है या मैन्युफैक्चरर को पड़ता है, वो आपको 50 रुपए पर लीटर अवेलेबल करा रहा है, 20 रुपए उसको दिए जाएंगे, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो दैट इज द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का तो खर्चा होता है लेकिन प्रोड्यूसर की इनकम होती है। तो अगर आप बात करेंगे तो अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर का पर्सपेक्ट हम लें तो इनडायरेक्ट टैक्स उसका खर्चा है, इस खर्चे में से अगर उसको कोई सब्सिडी मिल गई तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पेमेंट वो पे करता है उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए उसका प्रोडक्ट बेचकर उसे 70 लाख रुपए की इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि वो एक बैकवर्ड एरिया में अपना बिजनेस चलाता है या कुछ भी और वजह से, उसका प्रोडक्ट इस तरीके का है कि उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट की वजह से हमारे देश में फॉरेन रिजर्व आता है। आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को एनकरेज करने की कोशिश करती है क्योंकि एक्सपोर्ट से अपने देश में फॉरेन रिजर्व आएगा, जो कि अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए। तो अगर आप ऐसा कोई भी चीज करते हो तो गवर्नमेंट आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए की छूट दे देती है आपकी टैक्स में, तो वो 10 लाख रुपए माइनस करने के बाद आपको गवर्नमेंट को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने पे करने हैं, 60 लाख रुपए। तो दैट इज व्हाट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि बर्डन बनता है प्रोड्यूसर के ऊपर। अब जितना भी उसने टैक्स पे करना है, ठीक है, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, माल बनाया आपने जितने में, तो आपको पता है कि आप प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनको देना पड़ता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी आपने पेमेंट निकाली, वेजेस प्लस इंटरेस्ट, वो आपकी फैक्टर कॉस्ट हो गई। देखिए डियर, इसको हम आपको समझाते हैं। सब्सिडी अभी हमने आपको समझाया, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, यानी मॉनेटरी टर्म में ही गवर्नमेंट आपको मदद कर देती है, तो वो आपके पास सब्सिडी, यानी आपको टैक्स में छूट दे दी गवर्नमेंट ने। आपका 70 लाख रुपए का टैक्स बनता था, गवर्नमेंट कह रही है 10 लाख रुपए हम आपको छोड़ देते हैं, तो वो हम माइनस कर देते हैं। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में मदद करता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे फैक्टर कॉस्ट क्या हुई कि आपने माल कितने में बनाया, उसका सारा खर्चा, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। अब जो भी प्रोड्यूसर है वो जितने में भी माल बनाता है उसमें क्या करेगा, इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है बच्चों, इसमें प्रॉफिट नहीं ऐड करना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आप बताओ कॉस्ट क्या होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपके पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड ने क्या ले लिया होगा, रेंट, यानी इसमें रेंट इंक्लूडेड है। लेबर ने वेजेस ले ली होगी, कैपिटल ने इंटरेस्ट ले लिया होगा और एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रॉफिट ले लिया होगा। तो क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यानी प्रॉफिट भी ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो बचा है सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस, और वो टैक्सेस वो फैक्टर कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। और कौन से टैक्सेस, जो फाइनली उनको पे करने पड़े, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि सब्सिडी माइनस करने के बाद जो बर्डन उनको पे करना पड़ा, वही बर्डन वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और फिर फाइनली डिसाइड होता है मार्केट प्राइस, यानी वो प्राइस जिस प्राइस पर वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट जितने में आपका माल बनकर तैयार हुआ, उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबके पैसे इंक्लूडेड है। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देते हैं एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये ऐड करने के बाद जो आपके पास प्राइस आता है डियर, उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस, क्योंकि गवर्नमेंट इन पर टैक्स लगाती है, लेकिन वो टैक्स वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर पे शिफ्ट कर देते हैं। ये फाइनल वो प्राइस होगा जिसपे प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा, राइट। चलिए, एक और टर्म है हमारे पास जो हमारे न्यूमेरिकल में मदद करेगी हमें, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। व्हाट डज इट मीन्स? देखिए, अगर आप अपने फैक्टर सर्विसेज बाहर के देशों को देते हैं, यानी अमेरिका में आपके टीचर्स टीच करते हैं, तो वहां से उनको जो पैसे मिल रहे हैं सर्विसेज देके, तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई। आपके डॉक्टर्स वहां पर इलाज कर रहे हैं, तो वहां से अगर इनकम आ रही है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई, ठीक है। या फिर आपने वहां पर किसी को पैसा उधार पे चढ़ाया, किसी कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट करे और वहां से उस कंपनी से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आपके जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब चीजें हैं, अगर उनसे इनकम बाहर के देश से जनरेट होके आपके देश में आए, तो दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस वन, राइट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरीके से अगर आपके देश से पेमेंट बाहर जाए, यानी अगर आप किसी फॉरेनर की टीचिंग सर्विस ले रहे हैं, या वो आपके यहाँ पर लेबर करके वेजेस कमा रहा है, पैसे कमा रहा है और बाहर अपने देश में लेकर जा रहा है। मान लीजिए नेपाल का कोई पर्सन है जो यहाँ पर काम कर रहा है और जितने भी पैसे कमा रहा है वो अपने नेपाल में वापस लेकर जा रहा है, तो दैट इज व्हाट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमारे देश से पैसा बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर बाहर से पैसा आए तो फैक्टर सर्विसेज की वजह से, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर बाहर की तरफ पैसा आउटफ्लो हो, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
जब आपको बाहर से 70 करोड़ रुपया मिला और मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपए यहां से लोग कमाकर बाहर ले गए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर से फाइनली आपको जो इनकम हुई वो सिर्फ 20 करोड़ हुई। जनरली हमारे पास एनएफआईए नेगेटिव है हमारे देश का, क्योंकि हमारे देश में बाहर के देशों से जो इनकम है वो कम है और हमारे देश से जो बाहर इनकम जा रही है, जो हमारे देश से बाहर पैसा जा रहा है वो ज्यादा है। तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जनरली नेगेटिव आता है, बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा? अगर मान लीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी 70 है और टू अब्रॉड भी 70 है, तो जीरो हो गया। पॉजिटिव कब आएगा? जब आपके पास फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर के देश से ज्यादा आ रहा है, इसको बोलेंगे इन, और दैट इज व्हाट आउट, आपके देश से पैसा बाहर जाना। लेकिन अगर आउट ज्यादा है, यानी अगर यहां पर 70 करोड़ होता, यहां 50 करोड़ होता, तो आपके पास नेगेटिव आता, यानी आपके देश से ज्यादा पैसा बाहर आउटफ्लो हो रहा है। Now what are the components of NFIA, that is net factor income from abroad? तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। बहुत बार ये सवाल मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ और उनको नहीं पता होता क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं इसको। तो ये जो NFIA है वो किन किन चीजों से बना है? दैट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड, यानी अगर हमारे एम्प्लॉयज ने बाहर के देश में सेवा करी और उससे सर्व किया, तो वहां से जो पैसा मिला, दैट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से मिला। माइनस अगर यहां पर किसी और देश के लोगों ने आकर सर्व किया और वो पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, इंप्लॉइज को जो आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप देखिए फैक्टर इनकम है, और फैक्टर इनकम मतलब जो आप फैक्टर को देते हो, यानी इंप्लॉइज को वेजेस, ठीक है, प्रॉपर्टी को रेंट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, वही सब चीजों की बात हो रही है। तो ये एक तरीके से हो गया सैलरी फ्रॉम अब्रॉड, सैलरी टू अब्रॉड, माइनस कर दोगे, फाइनली आपको पता चल जाएगा आपके देश में कितनी जनरेट हुई। रेंटल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर वहां कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली और वहां के लोगों को रेंट पे चढ़ाकर आपको रेंटल इनकम आपके देश में मिल रही है, तो रेंटल इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस रेंटल इनकम टू अब्रॉड, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है डियर। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड, वहां हमारे देश में, हमारे देश की कंपनी से जो वहां स्टैब्लिश है बाहर के देशों में, वहां से प्रॉफिट हमारे देश में आ रहा है, तो प्रॉफिट फ्रॉम अब्रॉड माइनस प्रॉफिट टू अब्रॉड, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट है जिनको जब आप प्लस करेंगे तो नफीफा बनता है, सॉरी एनएफआईए बनता है आपके पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर आपके पास नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन हमारे देश में फॉरेनर है या नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो यहां पर कमाता है और यहां पर कमाया हुआ 70% तो अपने देश में भेज देता है, 30% यहीं पर रिटेन कर लेता है, तो दैट इज व्हाट रिटेन्ड अर्निंग। जो उस पर्सन ने हमारे देश में रख लिया वो हमारी इनकम हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें से माइनस कर देना, अगर कोई हमारा पर्सन है यानी इंडियन है, वो बाहर के देश में कोई पैसा कमाता है, उसका 70% वो उसी देश 70% यहां भेज देता है, या फिर 80% हमारे पास भेज देता है, 20% उसी देश में रख देता है। तो उसने क्या करा, हमारी इनकम को वहां रिटेन कर लिया, तो हमारे लिए नेगेटिव बात है। और जो फॉरेनर था उसने अपनी इनकम का कुछ पोर्शन हमारे देश में रिटेन कर लिया, तो वो हमारी इनकम बन गई क्योंकि वो यहां खर्चेगा उसको। तो दैट इज व्हाट नेट रिटेन्ड अर्निंग। ये जो उसने रिटेन करा फॉरेनर ने हमारे देश में, और ये हमारे रेजिडेंट ने उस देश में रिटेन करा, तो वो हमारे यहां से आउटफ्लो हो गया। तो इन चार कंपोनेंट्स को जब हम टोटल करते हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है। अब इसका क्या यूज होता है न्यूमेरिकली वो भी हम आपको बताते हैं। डियर हम एक निकालेंगे यहां डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? वो इनकम जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, यानी अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आया, यानी हमारे ही देश में सेल परचेज कर या फिर रेंटल इनकम कमाकर या फिर इंप्लॉय ने वेजेस लेकर जो जो कमाया है वो डोमेस्टिक इनकम है, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो आपने इनकम कमाई। जब उस डोमेस्टिक इनकम में बाहर के देश से कमाई गई नेट इनकम, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमने कमाई वो ऐड कर देंगे, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर के देश से आई हुई फाइनल इनकम को ऐड करना पड़ता है। अगर मैं इसको समरी की फॉर्म में देखूं जो मुझे न्यूमेरिकल में मदद करेगा डियर, तो ग्रॉस से आपको नेट पे जाना होगा, ध्यान रखिएगा। ग्रॉस बड़ा है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा नेट पे पहुंचने के लिए, और नेट से अगर ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड, किसी भी एक चीज को याद कर लीजिए। ग्रॉस से नेट पे जाना है डेप्रिसिएशन माइनस, तो नेट से वापस ग्रॉस पे जाना होगा तो डेप्रिसिएशन प्लस। सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है तो माइनस करेंगे, क्या चीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टर कॉस्ट में आपने क्या जोड़ा था कि मार्केट प्राइस आया था,
फैक्ट एनआईटी। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना है, नेशनल इनकम बड़ी होती है तो प्लस कर देंगे एनएफआईए, और अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो डोमेस्टिक छोटा होता है तो एनएफआईए क्या कर देंगे इसमें से, माइनस। तो ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है इस पार्ट के अंदर खास तौर पर, क्योंकि ये चीज हमारे काम आएगी डियर अगर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में यानी नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन उससे पहले आपने इन टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये टर्म समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।